अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुना न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। हुकूमती वज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से कुछ आइंदा का मुस्तकबिल और आइंदा का लाहेअमल जो हुकूमत का है उसका इंदिया दे रहे हैं। जैसे तलाल चौधरी साहब वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अडयाला से कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। आज मुलाकातें नहीं हुई जो सेनेटर फैसल वाडा साहब ने पहले ही इंदिया दे रखा था। अलबत्ता 5 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड है पिम्स का, वो ज़रूर अडयाला गया और उन्होंने इमरान खान साहब का एग्जामिनेशन किया है। सूरत हाल है क्या, क्योंकि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी आज सूबे के निज़ाम, सूबे की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर संजीदा सवाल उठा रहे थे। कुछ हल्कों का ये मानना है कि गवर्नर राज की ऑप्शन अभी ख़त्म नहीं हुई, इंतज़ार किया जा रहा है किसी नई आइनी तरमीम का, ताकि अगर गवर्नर राज की नौबत आए तो 2 माह से ज़ायद का वक्त जो है उसकी जो यानी शॉर्ट कमिंग है वो पूरी की जा सके। साथ आज मैं आपको ताज़ा खबर भी दे दूं, कुछ देर पहले लाहौर में गवर्नर हाउस में सहाफ़ियों की, एडिटर्स की, ब्यूरो चीफ्स की और तजिया निगारों की मुलाकात हुई। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, नए सूबों के ऊपर उनका मौक़िफ़ क्या है, NFC अवार्ड के ऊपर उनकी राय क्या है, मुल्क में सियासी सूरत हाल के ऊपर उनकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बहुत दिलचस्प मालूमात वहाँ से इकट्ठी करके हाजिर हुए हैं, ये भी आपकी खिदमत पेश करते हैं। खुलासा उनका ये था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आज वो पंजाब में हैं, लाहौर में हैं। उनका ये मानना है कि पहले से एक सूबा यानी जनूबी पंजाब बहावलपुर हवाले की बात वो कर रहे थे कि पंजाब असम्बली ने रेजोल्यूशन जमा करवाई हुई है, सेनेट और कौमी असम्बली में उस पर इत्तफाक की राय है। तो अगर नए सूबे बनाने का मामला ज़ेर गौर आता है तो जो पहले से मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है किसी सूबे से सूबा बनाने का, उस पर अमल दरामद किया जाए, बजाय इसके कि आप 20 नए सूबे बनाएं या 18 नए सूबे बनाएं। दूसरा उनका मानना ये था कि NFC अवार्ड के हवाले से सूबों का जो शेयर है, विफाक का जो शेयर है, अगर उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप मज़ीद नए सूबे बना के उन तहफ़्फ़ुज़ात को मज़ीद बढ़ा देंगे। तीसरी उनकी मंतक ये थी कि सूबों को अगर आप सेल्स टैक्स गुड्स पे जो आता है वो कलेक्ट करने का हदफ दें या उनको इजाज़त दें, तो मैं सिंध की तरफ से आपको टॉप जो रिज़ल्ट्स हैं वो लेके दूंगा और ये बेहतरीन सोलूशन है, बजाय इसके कि NFC के साथ छेड़छाड़ की जाए और उसकी जो 18वीं तरमीम की रूह थी उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मुल्क में मुफाहमत के ऊपर जब उनसे बात की, हमने सियासत के ऊपर बात की, सियासी मंदनामे के ऊपर बात की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी क्लैरिटी के साथ मुखातिब हुए कि अलमिया ये है कि हमारी सियासी जमातें, चाहे वो PTI हों या किसी और का वो नाम लें, ये इदारों और इदारों की क़यादत के ख़िलाफ़ जब कन्फ्रंटेशन करते हैं तो मामला सियासी जमातों की पहुँच से बाहर हो जाते हैं। सियासतदान तहरीक अदम एतमाद लेके आए थे, सियासतदानों के ख़िलाफ़ आप मुहाज खोलते तो हम सियासी सतह पर उसे डील करते रहते। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप इदारों को उस सूरत हाल में मौरूद इल्ज़ाम ठहराएं, उनकी क़यादत के ऊपर हमले करें, जबकि हमारा भारत से भी हमें थ्रेट्स हैं, अफ़गानिस्तान से भी थ्रेट हैं। ऐसे में मुफाहमत की गुंजाइश तभी निकल सकती है जब कोई जमात तैयार हो। बहरहाल कई और मौज़ूआत थे जिनके ऊपर हमने उनसे तफसील से बात की, मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करूँगा। आज की दूसरी अहम खबर ये थी कि पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में भी वाज़े कमी की कोई इंडिकेशंस आई हैं। ट्रांसपेरेंसी के सर्वे की रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन इसके बावजूद करप्ट तरीन इदारा कौन सा है उसकी निशानदेही भी की गई है। कौन से 3 इदारे हैं जिसके ऊपर हुकूमत को, अवाम को अदम एतमाद है। सर्वे रिपोर्ट ये तासुर ज़रूर दे रही है कि बदनवानी का जो तासुर है उसमें 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि उन्हें गुज़श्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देना पड़ी। 60% पाकिस्तानियों के मुताबिक हुकूमत ने IMF मुआहदे और ATF की जो ग्रे लिस्ट है उसके ज़रिए, उससे निकलने के ज़रिए मईशत को मुस्तहकम किया है अपेरेंटली। और 43% लोग ये समझते हैं कि कुव्वत ख़रीदारी में बेहतरी हुई, जबकि 57% ने कुव्वत ख़रीद में कमी की रिपोर्ट की। ये इस बात का सबूत है कि हाउस होल्ड परचेज़ के मामला अभी भी हैं। इसके अलावा 53% शुरका के मुताबिक टैक्स छूट याफ्ता फलाही इदारों को अपने डोनर्स के नाम और अतियात की तफसील अवाम के सामने जाहिर करना चाहिए। बदनवानी का जो तासुर मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो था पॉजिटिव एंगल, थोड़ा मुस्बत पहलू इस रिपोर्ट में जो हुकूमत के लिए थोड़ा बहुत तसल्ली का बायस होता है। लेकिन अगला जो पहलू है वो काबिल तशवीश है और वह अवामी पल्स से जुड़ा हुआ है। उस पहलू में बताया गया कि बदनवानी के तासुर में पुलिस सर फहरिस्त है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे टेंडर और प्रोक्योरमेंट यानी ठेके जो लिए जाते हैं, नंबर 3 पे अदलिया जहाँ से इंसाफ मिल रहा है, और नंबर 4 पे बिजली और तवानाई, और फिर सेहत का शोबा नंबर 5 पे मौजूद है। ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट। अब आ जाते हैं अपने मेहमानों की जानिब। हमें ज्वाइन किया 2 इंतहाई सीनियर सियासतदानों ने, जनाब नासिर भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर हैं, और जनाब हुमायूं मोहम्मद साहब ने सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अगले हिस्से में हमें अहमद बिलाल महबूब साहब और दीगर तज्ज़िया निगार भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं ज़रा भट्ट साहब आपकी नुक्ता निगाह जानना चाह रहा हूँ
बिलफर्ज ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ही अगर मैं ज़ेरे बहस ले आऊँ तो जहाँ पे कुछ मुस्बत पहलू हैं वहाँ पे नंबर 1 पे पुलिस है जिस पे अदम एतमाद अवाम कर रहे हैं, और नंबर 2 पे प्रोक्योरमेंट और ठेके का टेंडर का काम, नंबर 3 पे अदलिया। तो इन 3 शोबों पे अवाम अगर अदम एतमाद का इजहार करें और कह रहे हैं कि यहाँ करप्शन है, तो ये हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं इसको देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात की, चले अच्छी बात है कि उसमें हमें ये तो एक चीज तासुर मिला है लोगों को, ये जो कहते थे करप्शन में कमी भी हुई, और जो आवाम में का जिसका एक तासुर होता है कि जहां भी जाए जी पैसे के बगैर काम नहीं होता, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की जीरो टॉलरेंस थी। उसका आपके सामने एक चीज है कि 66% लोगों ने ये कहा कि अब हम जो काम ऐसा सरकारी दफातर में जाते हैं तो वो पैसे मांगने के बगैर भी हो जाता है। लेकिन बात यह है कि हर चीज में बेहतरी आना, इससे वर्ष होना इससे तो बेहतर है ना कि उसमें बेहतरी आ रही है। पुलिस का निजाम आपके सामने है, उसमें भी कितनी कोशिश की जा रही है कि उसमें बेहतरी आए। कोशिश हमेशा हुकूमत की होती है, वो जो नजर आती है। बाकी ठेकों वाली जो आपने बात की है, ये बिल्कुल अब तो हर चीज जो है वो उन्होंने उसको सिस्टमेटिकली तो कहते हैं जी कि वो भट्ट साहब आपके वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ठेकेदारों के हवाले से, सियालकोट के मामला के हवाले से खुल के बात कर चुके हैं कि कुछ ताकतवर सेनेटर्स हैं जो सेनेट में बैठे हैं, जिनकी ठेके की कंपनियां हैं और वो टेंडर लेते हैं, प्रोक्योरमेंट लेते हैं, हर दौर में वो सेनेट में आ जाते हैं। क्या आप भी एग्री करते हैं कि ऐसे कुछ अनासर हैं जो सियासत से वाबस्ता हैं, सेनेट से वाबस्ता हैं, और वो प्रॉब्लम है टेंडर और प्रोक्योरमेंट में? देखिए, अगर मुझे ये नहीं पता कि कुछ सेनेटर ऐसे हैं प्रोक्योरमेंट में जो पैसे के जरिए ठेके भी ले लेते हैं, भी कर देते हैं। उनकी अगर निशानदेही कर दी जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इस पे फोकस करना एक अच्छी बात है कि बदनवानी में अगर कमी हुई है और करप्शन में कमी हुई है। पुलिस का महकमा आपके सामने। तीसरी चीज जजेस की, अदालतों की। तो अदालतों के अब तो जो जिस तरह का अब आ गया 18वीं 26वीं तरमीम 27वीं, उसमें मेरा ख्याल है कि अदालतों के निज़ाम में बेहतरी आएगी। लेकिन इसमें बेहतरी आने के लिए अब जो आवाम है उनको भी साथ देना चाहिए। इससे मुराद ये है कि ये जो लोग बीच में होते हैं वो वकला ही होते हैं, ऐसे जो एक दूसरे को कहते हैं जी यहाँ आप केस लगा लो, मैं काम इसको ठीक कर दूं। ये चीजें तो है, इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन बेहतरी मेरे साथ ही अभी मैंने पीटीआई और इमरान खान साहब का जिक्र भी करना है। हुमायूं मोहम्मद साहब तशरीफ रखते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने इंतजार किया, ताखिर हुई आपसे रब्त में मोहम्मद साहब, लेकिन आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं नवाजिश आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि ये जो भट्ट साहब और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है और भट्ट साहब का जो नुक्ता नज़र है, क्या आपको भी लगता है मुल्क में करप्शन कम हुई है, अवाम का एतमाद बहाल हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले बात यह कि डिपेंड करता है कि आप इस पूरे उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, आपने जिक्र किया फाटफ हुआ। फाटफ किसके ज़माने में फाटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान हटा था? बिल्कुल ठीक। ऑब्वियसली पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिहाज से तो जो क्रेडिट आप इन गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो क्रेडिट पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिलता है। ठीक। अब आ जाते हैं उस लिहाज से, अवाम कहती है कि सबसे करप्ट तरीन जो पुलिस है वो पंजाब की है। सबसे करप्ट तरीन पुलिस पंजाब की है, उसके बाद बाकी आते हैं, और सबसे कम करप्ट पुलिस जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा की है। अच्छा, फिर कहते हैं कि जिस सूबे में सबसे ज्यादा रिश्वत चलती है वो सिंध है, और दूसरे नंबर पे सिंध के करीब करीब जो दूसरा सबसे बड़ा राशि जहां पे लोग रिश्वत लेते हैं वो पंजाब है। केपी सबसे कम है, होना ये भी नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूं कि ये भी ज्यादा है, लेकिन वो कहते हैं केपी में सबसे कम है। ओवरऑल हर 3 में से 2 लोग ये कहते हैं कि उनकी कुव्वते खरीद कम हो गई है। हर 3 में से 2 लोग तकरीबन ये कह रहे हैं कि उनकी कुव्वते खरीद कम हो गई है, मींस कि उनके लिए प्रॉब्लम हो गई है। अगर आप उसके बाद फिर इसको जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इस शिक को फलाने शिक के साथ जोड़ के पढ़े, तो अब हम जरा चले आ जाते हैं कि हम बाकी चीजों को देखते हैं कि भाई बाकी दुनिया क्या कह रही है।
जो एटमा वाले हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 100 से ज्यादा जो मिलें हैं वो बंद हो गई हैं। ठीक। आपको पता है ये जो सफायर जो धागा वगैरह था, उन हाँ। लोगों ने उनका पता नहीं कितने हजार वो धागा बनता था, वो उन्होंने बंद कर दिया है। हाँ। आपको पता है कि इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के जो इंपोर्ट है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट से 2 गुना ज्यादा बढ़ गया है, डबल डिजिट्स में चले गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो ठीक। मोहम्मद साहब, मैं आपका सोर्स फ्रीज हुआ है, प्रॉब्लम आई है, बट साहब अच्छी बात है जो सर्वे की आपने भी हाईलाइट कर दी, लेकिन वो बता भी रहे हैं कि पुलिस पे सबसे ज़्यादा अदम एतमाद है और पुलिस में पंजाब नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा जो पंजाब पुलिस है उसके ऊपर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुजूर, यहाँ तो आपकी हमेशा हुकूमत रही है, बस बीच में थोड़ी देर के लिए पीटीआई आई है, तो पंजाब पुलिस को क्या हो गया, इतना शिकवा, इतना गिला? जी देखिए, बात यह है कि पंजाब पुलिस का जो मैं कहता हूं कि मरियम नवाज शरीफ ने आके आपके सामने है, सोशल मीडिया आजाद है, सब कुछ है। अब आप खुद देखें कि कितनी नजर होती है मरियम नवाज शरीफ साहबा की, खासकर पुलिस के महकमों में जो लोग गलती करते हैं उनको वो मुअत्तल भी कर देती है, बल्कि नौकरियों से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा ये देखे ना, स्टार्टिंग थी पुलिस की, किस हाल में चले गए। मेरा ख्याल है कि पुलिस को मजीद बेहतर करने के लिए सीएम साहबा जितने एक्शन लेती हैं, अब उसमें मजीद इजाफा होगा और वो इस पे जरूर नजर रखेंगी। नहीं होना चाहिए। पुलिस का महकमा आपके सामने है कि उस पे जिस तरह की भी नजर रखी जाए, हर चीज उस पे कहते हैं कि हमसे ज्यादा सोशल मीडिया पे लोग बताते हैं और फिर उस पे अमल भी होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो दौर पहले गुजर चुका था जिसमें 25-25 हजार और 2-2 लाख और 4-4 लाख पैसे दे के नौकरियां बांटी जाती थी, कम से कम इस चीज में कमी हुई और पुलिस का रवैया बेहतर होने में हुकूमत जितना किरदार अदा कर रही है, मजीद पंजाब हुकूमत इस पे जरूर उसको चले, ये तो है ना आपकी पुलिस के हवाले से उनका नुक्ता जो मैंने आपका मौकिफ लिया, लेकिन एक नुक्ता इसी तरह का केपी सरकार के ऊपर भी है, वो दुरुस्त साबित होता है सवाल उसका उठाना। मोहम्मद साहब, जहां आपने तमाम गने जो हैं वो इस रिपोर्ट के तनाजुर में पंजाब और नून लीग की हुकूमत के ऊपर उठाई, वहां जो पुलिस के पास सबसे ज्यादा बदअमवान शोबा नंबर 2 पे आता है वो टेंडर एंड प्रोक्योरमेंट सेक्टर है। 16% अवाम ने इसे बदउनवान तस्वुर किया है और बदउनवानी का सबसे ज्यादा तस्वुर इस सिलसिले में बलूचिस्तान में 23%, नंबर 2 खैबर पख्तूनख्वा में 18%, सिंध में 14 और पंजाब में सबसे कम 9%। तो गोया आपके सूबे में जो टेंडर और प्रोक्योरमेंट या ठेके के मामलात हैं वो बदतरीन है, नंबर 2 पे, पहले बलूचिस्तान है। तो आप भी तो जवाब दें ना जी, आपकी सरकार वहां तीसरी बार है यहाँ पे। मैं बिल्कुल इसका हम जवाब दे होना चाहिए हमें, और मैं इस बात का सख्त मुतालबा करता हूं कि ये क्यों इतना ज्यादा टेंडर है उसको चेक किया जाए और ये किस टाइम का टेंडर है। क्योंकि एक चीज ये याद रखें, एक बहुत बड़ा स्कैंडल पिछले दिनों निकला था और वो निकला था उस जमाने का स्कैंडल था जिस जमाने में ये जो दरमियान में इंटरिम गवर्नमेंट आई थी उसके दरमियान में आपको पता है कि बहुत ज्यादा हुआ था। अच्छा, अब मेरी ये इल्तिजा होगी कि जरा ये पता करें कि ये जो टेंडर निकाल रहे हैं, और जैसे आपने भी कहा है और हर एक कहता है कि जो आजकल वो एक नया टर्म शुरू हो गया ना, बेनामी सेनेटर, ठीक है, और इसी तरीके से बेनामी और लोग भी हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, जो कभी एक पार्टी में जाते हैं, कभी दूसरी पार्टी में जाते हैं, कभी तीसरी। लेकिन मोहम्मद साहब आपको अच्छी तरह पता है कि जिन सेनेटर्स की ठेके की कंपनी है वो बेनामी नहीं है, वो किसी सियासी जमात के टिकट पे आए हैं। सर वो यही है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इस तरह है कि बहुत सारे सेनेटर्स और बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस जो कि MNAs हैं या MPAs हैं, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते जाते रहते हैं। आप जरा उन सबको चेक कर लें जो पार्टियां बदलने वाले लोग हैं, ज्यादातर उन लोगों के नाम इनमें आ जाएंगे। चलिए मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं ना, ब्रेक के बाद जरा आप आ जाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक व्हाट्सएप ले रहा हूं, वापस आते हैं, आपसे गुफ्तगू यहीं से शुरू करूंगा मैं। बिल्कुल सभी हमने PTI खान साहब के मसाइल वो भी डिस्कस करने, गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है इनके साथ। छोटी सी ब्रेक, नाज़रीन मेरे साथ हैं। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने देखा होगा कल भी, उससे पहले भी वज़रा के जो स्टेटमेंट्स हैं, राना सनाउल्लाह साहब हों, सेनेटर फैसल वाडा साहब हों, अतात आडर साहब, तलाल चौधरी साहब, जो PTI की क़यादत खान साहब और उनके साथ जो सूरत हाल है उसके ऊपर जो उनका मौक़िफ़ है और उसमें ज़्यादा शिद्दत आती जा रही।
तो भट्ट साहब मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि तलाल चौधरी साहब ये इशारा कर रहे हैं कि अगर अडयाला के बाहर तमाशा हुआ और जेल में कैद दूसरे कैदियों के लिए ख़तरा बने तो एक कैदी को किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। क्या हुकूमत खान साहब को अडयाला से किसी और जेल मुंतकिल कर सकती है, इरादा है? नासिर भट्ट साहब देखें, सबसे पहले है कि जो कैदी होते हैं ना, कैदियों को आप जब उसको सजा हो जाती है तो आप उसको, एक कानून है इसकी इजाजत देता है, आप उसको किसी जेल में भी मुंतकिल कर सकते हैं। कैदी सब एक कानून के नीचे आते हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई, अगर जेलर ये कहता है कि मेरे लिए खतरा है, बाकी कैदियों के लिए खतरा है, शायद इस तरह का कोई हजूम आके अल्लाह बोल दे और फिर कैदी बाकी को उनकी मैं हिफाजत ना कर सकूं, और एक बंदा है जिसके लिए सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो कानून उसकी इजाजत देता है वो किसी और जगह उसको मूव कर दे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो चीजें आपके सामने है, अगर एक शख्स कोई भी पूरी उस जेल के लिए खतरा बन जाए तो आप क्या समझते हैं हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत बाकी कैदियों की हिफाजत के लिए उस शख्स को किसी और जगह, महफूज जगह पे मुंतकिल कर देगी, क्योंकि उसकी भी हिफाजत करना हुकूमत की यानी जिम्मेदारी है। आप इस बाकी बात कैदियों का की हिफाजत इम्कान करना जाहिर हुकूमत कर की रहे हैं, जिम्मेदारी यानी है। आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत उन्हें अडयाला से कहीं और मुंतकिल कर सकती है? भट्ट साहब मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक नॉर्मल चीज है। आप पता कर लें अच्छा। कि जेलों में जो कैद हो जाते हैं, जिनके केस चल रहे होते हैं, इनको सजा हो चुकी होती है, उनको वो किसी जगह भी, क्योंकि उन्होंने अपनी सजा पूरी करनी होती है, वो किसी जेल में भी उनको कैदी, ये जब जेलर समझता है कि ये ठीक नहीं है, ये खतरे की एक घंटी है कि इसकी वजह से बाकी कैदियों की भी परेशानी है, उनकी जान को खतरा है, तो इसको भी दोनों की हिफाजत के लिए उनको किसी और जगह किसी कैदी को मुंतकिल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी गैर कानूनी चीज नहीं है। मोहम्मद साहब, भट्ट साहब कह रहे हैं कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। खतरा अगर महसूस हुआ, बाकी कैदियों को सूरत हाल अमन अमान की खराब हुई तो खान साहब कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। पीटीआई इस पर रद्द-ए-अमल दे रही थी कि यह काबिल कबूल हमें नहीं होगा। देखिए, सिंपल सी क्या बात ये काबिल है कबूल कि नहीं होगा अगर जब मैं कोई भट्ट साहब मैं मोहम्मद साहब का जवाब लेना चाह रहा हूं अब आपकी गुफ्तगू के ऊपर। ओके ओके हुमायूं मोहम्मद साहब अगर का, कोई हुमायूं मोहम्मद साहब अगर का भट्ट साहब मैं कोई जवाब लेना चाह रहा हूं। जी हुमायूं साहब। जी हुमायूं साहब। अगर कोई नालायक हुकूमत हो हम्म जो अपने जगहों की प्रॉपर तरीके से मैनेज ना कर सकती हो तो वो इसी किस्म का जवाब देगी ना। लेकिन मेरा सवाल बनता है, देखिए इस तरह है, अगर आप 2018 का और 2019 के अगर आप डॉन न्यूज़ लेते हैं, जंग लेते हैं, आप द न्यूज़ लेते हैं, नेशन लेते हैं, बिजनेस रिकॉर्डर लेते हैं, उन सब के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम साहिबा के साथ लोगों की मुलाकातें होती थी। अच्छा, वहां पे एक आध जगह पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर 100 बंदों की इजाजत नहीं देते हो तो 50 बंदे तो कम से कम मिले। अच्छा, फिर जुबैर साहब थे, जो मोहम्मद जुबैर साहब थे, जो उस वक्त स्पोक्स पर्सन थे, वो उनके अपने अल्फाज हैं कि हर हफ्ते 150 बंदा जाके उनसे मिलता था। एक दिन जो होता था सुबह से लेके शाम तक 150 बंदे की मुलाकातें होती थी, और ये मुख्तलिफ जगहों पे इनकी वेरिफिकेशन अखबारों में हुई है, मैं नहीं कहता, अखबारों में हुई है। हुमायूं साहब, क्या वो मिलने के बाद सियासी गुफ्तगू भी बाहर किया करते थे? सर क्यों नहीं करते थे? उनके वो मैं लिस्ट बता दूंगा कि ठीक। इनके शहबाज शरीफ साहब से लेके एहसन इकबाल साहब, ये सारे लोग जाके मिलते थे। पूरी जो वो उनके बकौल जुबैर साहब के, उनका जो मेन 25-30 बंदों का जो मेन लीडरशिप है वो सुबह को मिलती थी, 2.5-3 घंटे होते थे, ठीक। और उसके बाद अगले उसमें शाम तक अगला कोई 50-100 बंदा जाके मिलता था। वो कहते हैं 100 से 150 बंदा एक दिन में मुलाकातें करते थे, बाकियों को 5-5, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, और वो 20-20, 25-25 के उसमें झुमकट्टे में जाके मिला करते थे। बिल्कुल और ठीक। वहां पे लिखा हुआ है कि उस जेल के अंदर वहां पे उनके सबको बस वहां से सर्च करके उनके सिक्योरिटी क्लियर करके उनको जाके मिलने देते थे, और बाकायदा एक बड़े कमरे में बिठा के वो किया करते थे। तो ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबारों में मैंने पढ़ा हुआ है। अगर आप नहीं है तो 2018 और 19 के अखबारात निकाल के देख लें, ठीक है। ठीक। अच्छा, उसके अलावा फिर आप ये देख लें, वो मेरे ख्याल में शायद ज़िया साहब थे, उनके अखबार उनको देख ले, उन्होंने कहा था कि जिस ज़माने में ये अपने आसिफ अली जरदारी साहब, जब वो उनको हवालात में या जेल में रखा गया था, तो वो एक्चुअली या हॉस्पिटल में होते या हॉस्पिटल के साथ बाहर एक घर होता था, उसमें जाके होते थे, और फिर वो उनका आंखों देखा हाल है कि वहाँ कौन आता था कौन नहीं जाता था। ये सारी चीज़ें होती रहती थी। ठीक है। इनको प्रॉब्लम ये है कि इनको डर लगा हुआ है इमरान खान से। इमरान खान से इनको डर इसलिए लगा हुआ है कि इमरान खान अगर किसी वजह से उनके वो
मतलब ये मैनेज कर जाते हैं अपनी सारी चीजें, तो फिर अगर वो बाहर आ जाते, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे, बाकी लोग कह रहे कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो हम सारे जेल में चले जाएंगे, तो उस खौफ की वजह से ये लोग जानबूझ के मुलाकातें नहीं करने देते। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, ठीक, अच्छा, ये जो व्हाट्सएप सारा जो व्हाट्सएप मसला एक है तो आज जो वहां पे व्हाट्सएप सारे एक तो लोग बैठे एक तो हुए मोहम्मद इस साहब वक्त ये भी बता बैठे रहे हैं, मोहम्मद साहब का ये मानना है कि आपको इमरान खान साहब का डर है, साथ आपने इस बात का इम्कान जाहिर किया कि उनकी मुंतकिली हो सकती है। मैं देख रहा हूँ कि राणा सनाउल्लाह साहब का कल का एक बयान है कि उनके खिलाफ जो है, खान साहब के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान जो है वो भी रद्द नहीं किया जा सकता। इस बारे में आप क्या कहते हैं, और फिर मोहम्मद साहब को भी आप जवाब देना चाह रहे हैं? गो ऑन सर। देखें, मेरे भाई ये मोहम्मद साहब बड़े सादे आदमी हैं। ये बार बार कह रहे हैं जुबैर, जुबैर ये कहता है, जुबैर क्या कहता है? वो जो साबिक गवर्नर है वो शुक्र करे उसको गवर्नर बना दिया, वो तो कभी इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं था, अब उसको हटा दिया। वो होता था कराची, ये मिनट मिनट की खबरें जेल में वो बैठ के ये दे रहा है। हम जाके मिलते थे, जितने बंदे 5 7 10 मिलते थे, हम बाहर आके ये नहीं कहते थे कि तो ये इदारा बड़ा खराब है, वो कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। मोहम्मद साहब कह रहे हैं आप तो लंदन में होते थे, मोहम्मद साहब कह रहे हैं आप तो लंदन होते थे। नहीं, मैं इधर भी था, लंदन में बाद में गया जब आप लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमे बनाए, जब आपने वो जज अरशद मलिक की वीडियो की सच्चाई सामने आई तो आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी पीटीआई गई। जब उस जज ने कहा कि मुझे इन लोगों ने मिल के वो फैज साहब ने कहा सजा दो। और दूसरी बात ये है कि वो आप कहते हैं जी मैं नहीं कहता, जुबैर कहता है। जुबैर उधर होता था, उसकी क्या बात है? वो कभी इलेक्शन लड़ के देखे अपने घर, वो शुक्र अदा करे, शुक्र अदा करे नवाज शरीफ का सारी जिंदगी कि उसने उसको गवर्नर बना दिया। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये इस तरह की बातें आप कहते हैं, वो कह रहे थे। दूसरी बात ये है कि आप याद रखें कि जो कानून होता है ना, कानून आप और सब कैदियों के लिए एक सा होता है, लेकिन इमरान खान को तो वहां देसी मुर्गे और वो एक्सरसाइज चीजें ये बाकी कैदियों को नहीं मिल रही, ये भी अदालत के हुक्म पे मिल रही है। तो अगर वो खतरा होगा, अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे बाहर आके लोग, तो वो जो जेलर है उसको सब कैदियों को बचाना है। आप याद रखें जिस तरीके पे इमरान खान चल रहा है, जिस तरह वो अपनी फोर्सेस पे हमले उसने कराया, GHQ पे हमला किया, और ये सारी चीजें करने के बाद आज तक उसने माफी नहीं मांगी। मैं कहता हूं आज भी वो माफी मांग ले कौम से कि मैंने अपने लोगों को गलत रास्ते पे लगाया, अपनी फोर्सेस पे हमले कराए। वो आज तक मानता नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं, पहले भी कहता था, जब तक इमरान कौम से माफी नहीं मांगेगा, हो सकता है कौम उसको माफ कर दे कि उसने अपनी फोर्सेस पे हमले कराए, दुश्मनों के साथ मिला। जो लोग आके अफगानिस्तान से उठ के यहाँ हमले करते हैं, मोहम्मद साहब एक मुख्तसर नुक्ते का जवाब तो दें। ये देसी मुर्ग जो है इसका बड़ा चर्चा है, क्या आपके दौर में जब लीगी क़यादत जेल में थी तो क्या आप इन्हें देसी मुर्ग की इजाज़त नहीं दिया करते थे मोहम्मद साहब? देखिए जी, अगर ये लोग कुकड़ी खाने के शौकीन हैं और वो भी ब्रॉयलर के, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये लोग कुकड़ी खाते हैं और जाके वो खाते रहे, इनके अपने घर से, इनके तो घरों से लोग आके पकाया करते थे, पाए और पता नहीं क्या क्या चीजें फलाना है। इमरान खान की एक आदत है, देखिए इमरान खान की बाज वो अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, और ये याके ये एन इस्लाम के मुताबिक है। वो ब्रॉयलर की कुकड़ी नहीं खाता, वो अगर खाएगा मुर्गी तो सिर्फ देसी मुर्गी खाएगा, वरना वो मटन, किसी किस्म की भी मटन, किसी किस्म का भी बीफ खा लेगा, सब्जी खा लेगा। अच्छा, ज्यादातर अगर आप उनकी बहनों से पूछे तो वो वहां की जो दाल और रोटी जो होती है ना, वो वहां की वही खा लेते होते, या अगर कोई और चीज हो। हाँ, जिस दिन कुकड़ी पक रही हो तो उस दिन वो देसी मुर्गी या उस किस्म की चीज घर से मंगवा लेते, बाकी वो वहां का ही खाते होते, एक उसके लिहाज से। लेकिन देखिए बात यह है कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिया वो गद्दार है, लेकिन वो शख्स जिसने इंडिया में जाके ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर से मुंबई अटैक हुए, वो गद्दार नहीं है। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को 3 कैंसर हॉस्पिटल्स दिए जहां पे गरीबों का फ्री इलाज होता है,
एक यूनिवर्सिटी दी जहां पे गरीबों की फ्री पढ़ाई होती है, वो गद्दार है। लेकिन वो शख्स जिसने पाकिस्तान से जितना पैसा बाहर लेकर गया है, आज तक उसने नहीं बताया कि उसका रूट क्या है। ठीक, चलें। जिसने जनता के साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर आ गया मोहम्मद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बहुत वक्त की किल्लत है मेरे पास, मैं बहुत वक्त की किल्लत है, लेकिन बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपने हमें कीमती वक्त से नवाजा। मैं लेता हूं जवाब आपका। मुझे सिर्फ ये बताएं बट साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ देसी कुकर ਦਾ शौक नहीं हैगा? नहीं, मेरी सुनो, नहीं सही दसो शुक्र है मान गए कि देसी खाता है। अच्छा नहीं, पहले ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ देसी कुकर ਦਾ शौक नहीं हैगा? नहीं, मैं तो देसी मुर्गा ही खाना। मैंने ये दसो बाकी कैदियों में भी देसी मुर्गा मिलता है, लेकिन अगर इसको और एक और बात, वो देसी मुर्गा हुकूमत पंजाब देती है इसको। अच्छा। क्योंकि ये मुफ्त खाने का शौकीन है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको देसी मुर्गे दो, इसको हफ्ते में एक दफा बाहर से खाना जो मंगवाए वो दो, शाम को इसको सूप भी दो, देसी अंडे भी इसको दो। जो ये कहता है ये क्या है, ये तो ये जेल है, इसको जेल कहते हैं। इन लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि जो कैदी है बाकी कैदियों की तरह, इसको ये तो कहते थे कि तरीके इंसाफ है, सबके साथ एक इंसाफ हो, तो फिर सबके साथ एक इंसाफ हो तो इसको तो दाल रोटी मिलनी चाहिए। बाकी ये है कि ये देसी मुर्गे एक्सरसाइज जिम हर चीज करता है अपना। मैं हुमायूं साहब से कहूंगा कि प्लीज आपने एक अच्छी बात की, ये मान गए कि वो देसी मुर्ग खाता है, बॉयलर नहीं खाता, शुक्र है ये बात है, लेकिन वो अपनी जेब से नहीं खाता, ये भी आप मान लेते। वो कैंसर हॉस्पिटल की बात की, नवाज शरीफ ने उसको 50 करोड़ रुपया दिया और जमीन भी दी। इसने कहा मेरा घर नहीं है, रिकॉर्ड निकाल। अच्छा भट्ट साहब ये तो वाजे कर दें, एक बात वाजे कर दें, क्योंकि आप लीग की क़यादत के बड़े करीब रहे हैं। जब लीग की क़यादत जेल भुगत रही थी तो क्या उनका जो खाना पीना था वो उनकी जेब से था या वो भी हुकूमत के पल्ले से था? नहीं, वो घर से आता था। अच्छा, ये वह शख्स है जो लोगों की जेब उसने चीजें खाता है, और ये भी उसने हुकूमत पंजाब पे जिम्मे डाल दिया। कोर्ट में चला गया कि मुझे ये चीजें दे, कोर्ट ने ऑर्डर किया और हुकूमत पंजाब दे रही है उसको। बहुत शुक्रिया जनाब नासिर भट्ट साहब आपके वक्त का। यहाँ नाज़रीन प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब ने। आप साबिक सफ़ीर भी रह चुके हैं, दिफाई और सिफारती मामलात पर हमेशा गहरी नज़र उनकी रही है, दिहाइयाँ दी हैं, इन दोनों शोबाजात को पाकिस्तान के लिए सर्व किया है। पाकिस्तान की तारीख़ में कई एक ऐसे दिन हैं जो बड़े सुनहरे दिन, चाहे हालिया मई के वाक़यात हों या उससे पहले भी अगर हम पीछे जाएँ तो एक से बढ़कर एक लाजवाब दास्तान है। ऐसी एक दास्तान 9 दिसंबर 1971 की है। दिसंबर के महीने में 9 तारीख को 1971 में पाकिस्तान जो नेवी की आबदोज थी हंगूर, उसके अमले ने जानबाजी की एक ऐसी मिसाल रकम की जो आज भी पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, सुनाई जाती है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान नेवी की कैपेसिटी और पाकिस्तान नेवी का जो वॉल्यूम है वो इंडियन नेवी की निस्बत बहुत कम है, बहुत छोटा है, मुख्तसर है, और इंडियन नेवी एक माइटी फोर्स है अपेरेंटली। तो आज वो दिन है उन गाजियों को याद करने का, उन जवानों को याद करने का, उन अफसरान को याद करने का जिन्होंने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के साथ उनको अपनी बहादुरी के ज़रिए चित किया, ज़ेर किया। रज़ा साहब, ये चूँकि अब बहुत वक्त गुजर चुका, नई नस्ल को अगर बताना हो कि ये 1971 को 9 दिसंबर का वाक़या था क्या और क्यों ये नेवी की तारीख़ में बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, तो आप उस पर क्या आपका कमेंट होगा? जी अस्सलाम वालेकुम जामिल साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जैसे इब्तदाई में ही फरमा दिया ये कि 1971 में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जो फ़ौज थी वो 2 हिस्सों में बटी हुई थी और काफ़ी सारे लोग जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान में थे जो आज का बांग्लादेश है, और बाकी लोग इधर थे। इसी तरह नेवी हमारी जो थी उसके ऊपर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। और अगर आपको तारीख से याद हो तो हमारे लिए जो एयर स्पेस थी वो इंडिया ने बंद कर दी थी, और सी वाली स्पेस भी जो है वो इंडिया ने बंद कर दी थी हमारे लिए। तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और पाकिस्तान को बाई एयर जो कमक पहुँचानी थी वो बहुत दूर से होके जाना पड़ता था। तो इन्हीं हालात में जो आपने हंगूर की बात की है कि उन्होंने बहुत बहादुरी से, जवांमर्दी से मुकाबला किया, और इन सारे नामुसाद हालात में उन्होंने अपना, जैसे आपने कहा, सिक्का बिठाया। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो इससे पहले की भी एक 1965 वॉर की भी एक दास्तान है, वो जो गाजी आबदोज की है जी। गाजी आबदोज जो है वो द्वारका के इलाके में पहुंच गई थी, इंडिया के इलाके में। वहाँ सरफेस करके उन्होंने द्वारका की बंदरगाह जो है उसको तबाह किया। तीसरी चीज़ में अभी हालिया जो आपने जिक्र फरमाया मई का,
उससे नेवी के लिए वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन कि जी उनकी वजह से, उनकी अच्छी प्लानिंग की वजह से, उनकी डिप्लॉयमेंट की वजह से दुश्मन जो है अपना जो बैरी बेड़ा है उसको 400 नॉटिकल माइल से पीछे ले गया। वो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आ सकें अपने बैरी जहाज़ को लेके किसी को, या ये बैरी बेड़े को लेके आ सकें, या कोई नेवल ऑपरेशन करें, या कोई नेवल एयर ऑपरेशंस करें। और उनको कोई हिम्मत नहीं होगी कि पाकिस्तान की लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस जो हैं उनको वो मुतासर करें। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान नेवी ने अभी मई में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा एक मुजाहरा किया कि उन्होंने डिटरेंस से दुश्मन को अपने से दूर रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, या हमारे लोग हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ने बहुत ही बहादुरी का मुजाहरा किया। जितनी जंगें और जितनी स्क्रमिशेस हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। ठीक, जनरल साहब ये भी मुझे साथ जानना है कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो इंडियन नेवी के चीफ हैं त्रिपाठी, वो बड़े दावे और बड़के लगा रहे थे और प्रोक्योरमेंट भी उनकी नेवी बहुत ज़्यादा कर रही है। हम भी अपनी नेवी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, चाइना से कुछ मज़ीद प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। डू यू थिंक कि जो स्ट्रेटेजिक डिफरेंस है उसको देखते हुए इंडिया थ्रू सी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ को वेंचर कर सकता है? ये सबसे पहले तो मैं जो आपने स्ट्रेंथ की बात की, कंपैरिजन की बात की, आपने बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी कोई भी मुल्क, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे उन्होंने अपनी अज़्म को, बहादुरी को, स्किल को ज़्यादा यूज़ करना है, पैसे को और हथियार को कम यूज़ करना है। जैसे अभी हम मई 25 की जिक्र कर रहे थे, मार्का हक का और बुलंद मरसूस का। तो इसी तरह पाकिस्तान नेवी जो है, या पाकिस्तान के जितने भी अफवाज हैं, वो कोई एक से के मुकाबले में 5 तक कम है। यानी कि अगर नेवी के 5 जहाज़ हैं, उनके पास ये 5 टाइम्स स्ट्रेंथ है, और किसी जगह पे ज़्यादा भी है, तो पाकिस्तान के पास एक है। ये क्यों है कि पाकिस्तान की जो अपनी कोस्ट लाइन है उसके दिफा के लिए पाकिस्तान को जितनी नेवल फोर्सेस की ज़रूरत है उतनी पाकिस्तान ने कर ली। दूसरे भी आते हैं हम थ्रेट्स की तरफ, और जो नेवल फोर्सेस की डेवलपमेंट की आपने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी जो है वो शुरू से ही बड़े एक बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ डेवलप हो रही है। उसमें हमारे बहुत जो करीबी ताल्लुकात हैं, वो 3 ममालिक हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक टर्की है, एक हमारे पास चाइना है, और तीसरा जो है वो किसी हद तक कोई यूरोपियन कंट्रीज़ थी। अभी हुआ ये है कि कुछ अरसे से हमारे ऊपर जो है पाबंदियां इनडायरेक्ट लगी हुई हैं। वो इस तरह पाबंदियां कि लेट से हम टर्की से कुछ सबमरीन्स लेना चाह रहे थे, एक ज़माने की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, ये हेलीकॉप्टर्स लेना चाह रहे थे। तो उनमें जो इंजन्स थे, या उनमें जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर थे, वो यूरोपियन थे और अमेरिकन थे। जी, तो उन्होंने हमें लेने नहीं दिए। तो इसलिए पाकिस्तान का ज़्यादा फोकस हो गया इंडिजिनस कैपेबिलिटी पे ठीक, या जॉइंट वेंचर्स पे। तो ठीक। 2 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ पाकिस्तान के जॉइंट वेंचर्स बहुत ज़्यादा हैं, एक टर्की के साथ ठीक। और एक चाइना के साथ। चाइना के साथ जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो मल्टी डोमेन कह लें, विद इन द नेवल ओके, वॉरफेयर अगर आप कहते हैं, वो अंडर द सी भी है जी के सबमरीन्स उनसे आ रही हैं, फ्रिगेट्स हैं, और अच्छे स्ट्रॉन्ग किस्म की बोट्स हैं। उसके अलावा जो मैरी टाइम पेट्रोलिंग होती है, जो कि अबदोज़ों के ख़िलाफ़ होती है, वो है। अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली जो है वो होवरक्राफ्ट्स लिए हैं। तीसरी बात जो उनके अटैक की, और फिर मैं बात करता हूँ सरक्रीक की, जो उन्होंने थ्रेट दी कि पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके पे वो जी, शायद कब्जा कर लेंगे। कराची, गवादर, पोर्ट कासिम, पसनी, जो इन जगहों पे पहुंचना तो शायद उसके लिए नेवल फोर्सेस जो हैं इंडिया के लिए मुमकिन नहीं होगा। उनके जहन में एक ही जगह शायद सरक्रीक वाले एरिया के एक बहाना बना के कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिल्कुल इसका इजहार भी मैं वो करती ये रही उनकी फोर्सेस। जी, जी, आप कुछ फरमा उस रहे लिहाज से हम पूरे तैयार हैं। हमारी फोर्सेस वहाँ पे बैठी हैं। स्पेशल कमांड कोस्ट है वहाँ की, कोस्टल कमांड है वहाँ की, और हम हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं किसी भी एडवेंचर का जवाब देने के लिए, और उनके दांत हमेशा की तरह खट्टे होंगे। ठीक, जनरल साहब, अब मैं दूसरा नुक्ता जो आपसे ज़ेरे बहस लेके आना था आपका, मुझे इस पे ओपिनियन चाहिए थी फॉर आवर व्यूअर्स। वो कल फील्ड मार्शल ने जो बात की है, दिल्ली को भी वाज़ेह पैगाम दिया, लेकिन काबुल के बारे में जो बड़ी दो टोक उनकी ओपिनियन थी वो ये थी कि जी वहाँ बैठी जो तालिबान रजीम है वो या तो आप पीटीपी के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं, और देयर इज़ नो अदर ऑप्शन।
अब इससे क्या इस आई थिंक स्टेटमेंट ये बड़ा ज़रूरी था। जी, इस स्टेटमेंट के बाद अभी हम- क्योंकि देखें ना, आपने सिफारतकारी का मुहाज भी देखा है और दिफाई मुहाज प्रैक्टिकली भी देखा हुआ है, ये स्टेटमेंट क्यों कर ज़रूरी थी और इसके नताइज क्या निकलेंगे? सबसे पहले तो जी जो आपने कहा कि पाकिस्तान ने उनकी जो ख्याल किया, ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे भी किया, ट्रेड में, उनके फूड की सिक्योरिटी में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। जो फूड का चेन है, सप्लाई सिस्टम है उनका, उनका जो ट्रेड है जो बाहर से होता है, इवन पाकिस्तान ने उनको खुसूसी इजाज़त दी हुई थी कि वो वागा के ज़रिए अपना सामान जो है वो इंडिया भी भिजवा सकते थे। पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सी पैक का और बाकी जो रेलवे का, बाकी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो यूज़ करते हुए। नंबर 2 बात है, आपको पता ही है कि हमारी जो पाकिस्तान की कोई नाराज़गी या जंग अफ़गान अवाम से नहीं है। अफ़गान अवाम डिफरेंट है, अफ़गान रजीम डिफरेंट है। अफ़गान रजीम जो है वो टीटीए है, ज़ाहिर है, और उनको इस वक्त जिन लोगों की पुश्त बनाई मैं कहूँगा रजीम को है, वो टीटीपी है, उसके अलावा बीएलए है, बीआरए है, आईएसआई के है, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये क्यों इन लोगों को इन्होंने रखा हुआ है, ये बड़े अचंभे की बात है। पाकिस्तान ने, जैसे आप फरमा रहे थे, सफारतकारी भी की, दोस्तों को भी बीच में डाला। चाइनीज़ ने बहुत कोशिश की, उनसे जब प्राइवेट में भी बात होती है चाइनीज़ लोगों से, तो वो भी बड़े परेशान है कि हम इनका इतना ख्याल करते हैं, ये क्यों नहीं कर रहे। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो क्यों नहीं सुन रहे, और फिर हम आते हैं फील्ड मार्शल के पैगाम की तरफ। मेरे ख्याल में ये जो जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प देती हैं, ड्रग्स में, बाकी चीज़ों में, बिल्कुल ठीक। भत्ते में, और पैसा जो फाइनेंशियल है, एड है जो रजीम और रजीम के लोग हैं इनसे ले रहे हैं। नंबर 2 बात यह है कि ये शायद ये समझते हैं कि ये है तो इलीगल रजीम, क्योंकि इन्होंने इलेक्शंस करवाने थे और इंक्लूसिविटी आनी थी, वो आई नहीं है। तो इनको शायद ये लगता है कि ये लोग उनकी सपोर्ट करेंगे। तीसरा एस्पेक्ट हो सकता है जो उनको फॉरेन एड मिलती है फ्रॉम इंडिया फॉर डूइंग ये जो है परपेचुएशन ऑफ द टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो वो उनकी एक शायद मजबूरी है या कंपल्शन है या बाय डिज़ायर है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। लास्ट पॉइंट जो आपने फरमाया, जो फील्ड मार्शल ने पैगाम दिया ना सिर्फ इंडिया को, अफ़गानिस्तान को, ज़ाहिर है आप कब तक अपने वतन के बच्चों की, बूढ़ों की, सिविलियंस की, फ़ौजियों की जो है वो शुहदा की मैयतें उठाते रहेंगे। सही। और हर घर में एक सफ़े मातम बिछती है, और ये एक एक दिन में कितने कितने दर्जनों लोग जो हैं वो शहीद होते हैं। तो ये कब तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आपने ज़बानी कहा, दोस्तों को बीच में डाला, आपने उनको फैसिलिटेट किया, आपने हेल्प किया, उनकी इज्जत की, ख्याल किया। तो अभी यही रास्ता रह जाता है कि दे हैव टू डिसाइड कि जी हमने उनका साथ देना है, इंडिया और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और दुनिया का साथ देना है या पाकिस्तान का। क्योंकि दुनिया सारी ये चाहती है, पाकिस्तान ये चाहता है कि वहाँ पे टेररिज्म ना हो, ना ही पाकिस्तान उनको डिस्टेबलाइज करना चाहता है। लेकिन व्हेन द पुश कम्स टू शव, वो जो कहते होते हैं कि आपको जब मजबूरी हो जाती है तो फिर जाहिर है आप काइनेटिक ऑप्शन जो आपके पास मौजूद हैं उनका सहारा लेते हैं। तो यही मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल साहब ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रज़ा मोहम्मद साहब, आपके का इस इशू पे आपने तफसीली बात की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।